नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड और कन्वेंशन, कुछ लेखांकन की अवधारणाएं, सिद्धांत और परंपराओं के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, वहीं से हमने उनको एक एक करके सभी जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझने का प्रयास किया था। आज हम उनके एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रिंसिपल्स सारे आपके, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई बात रह गई है तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आज के उसी कॉन्सेप्ट बेस है। पूरा जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 61 क्वेश्चन कवर किए हैं हमने। ठीक है, और 61 क्वेश्चन में आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि इनके बाहर कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लेखांकन के सिद्धांत निर्मित हैं। ऑप्शन है आपके सामने, वैज्ञानिक द्वारा, प्रकृति द्वारा, मानव द्वारा या सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो प्रिंसिपल हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो सब मानव द्वारा निर्मित हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकाउंटिंग अभिलेखों में एक रूपता हेतु सामान्य स्वीकृति प्राप्त जिन सिद्धांतों का विकास किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें गैप कहा जाता है। GAAP, जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, जैसे कि हमने अवधारणा देखी थी, स्टॉक का मूल्यांकन, रूढ़िवादी अवधारणा, उसमें हमने देखा था कि जो स्टॉक होता है, अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उनका जो मूल्यांकन करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? लागत मूल्य और बाजार मूल्य, जो भी दोनों में से कम होता है उन पर करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट था? रूढ़िवादिता कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें क्या बताया था कि अगर कोई गुप्त संचय का निर्माण होता है, काले धन का निर्माण होता है, तो क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने इस अवधारणा का उल्लंघन किया है। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग जैसी जो हैं वो इसी अवधारणा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रोविजन करना लेखांकन किस अवधारणा या किस परंपरा पर आधारित है? तो हमने परंपराएं देखी थी, और परंपराओं में हमने 4 परंपराओं के नाम लिए थे। कौन कौन सी परंपराएं थी? पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, सारता या महत्वता की परंपरा, एक रूपता की परंपरा और रूढ़िवादिता की परंपरा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर उसी में से होगा कि कौन सी परंपरा है। हमने परंपरा पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा देखी थी। ऑप्शन है अपना प्रकटीकरण, एकरूपता, सारता और रूढ़िवादिता। ये 4 परंपराएं होती हैं, आप बेसिक से समझिए, ये 4 परंपराएं होती हैं। लेकिन जो रूढ़िवादिता परंपरा है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है कि स्टॉक का मूल्यांकन और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, और विंडो ड्रेसिंग, इन सभी का जो भी प्रावधान होता है, इन सभी के जो उत्पन्न होने की समस्या है, वो रूढ़िवादिता परंपरा पर आधारित होती हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवसाय
भविष्य में अनंत काल तक चलता रहेगा, जो आधारित है, किस पर आधारित है? उपार्जन अवधारणा पर, चालू व्यवसाय की अवधारणा पर, निरंतरता की अवधारणा पर, या लागत अवधारणा पर। जो व्यवसाय हैं वह भविष्य में जो निरंतर दीर्घ काल तक, लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, ये कौन सी अवधारणा है? तो वो थी सुदीर्घ संस्थान या चालू व्यवसाय की अवधारणा। ठीक है, उसको कहते हैं सतत संस्थान की अवधारणा या गोइंग कंसर्न की अवधारणा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चालू व्यवसाय की अवधारणा, मतलब गोइंग कंसर्न की अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्यावसायिक प्रलेख ही लेखांकन रिकॉर्ड का आधार होते हैं, जो आधारित हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा पर, लेखांकन की अवधारणा पर, प्रमाण की अवधारणा पर, या मुद्रा मापन अवधारणा पर। डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिकॉर्ड, प्रलेख होते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, वही क्या है लेखांकन जो उसके आधार हैं। तो ऐसी कौन सी अवधारणा थी हमने, जो ऐसी अवधारणा पढ़ी थी हमने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड होती हैं? बताइए, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर प्रमाण की अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी के बेस पर अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप फ्रॉड के केस में नहीं फंस सकोगे। ठीक है, अगर आप अकाउंटेंट हो किसी कंपनी की या किसी फर्म के, तो आपको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेस पर ही आपको क्या करना चाहिए, अकाउंट बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वित्तीय विवरण संबंधी सभी तथ्यों को सत्य एवं उचित, ट्रू एंड फॉल्स के रूप में प्रकट करना होता है, जो आधारित होता है सारता की अवधारणा पर, रूढ़िवादिता की परंपरा पर, एकरूपता की परंपरा पर, या पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा पर। यहाँ पर इसका सही आधारण है, अगर ट्रू एंड फेयर्स, सत्य उचित ताकि बात की जाए, तो आप जो भी बातें हैं उनको पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए। पूर्ण प्रकटीकरण मतलब अगर आप पूर्ण प्रकटीकरण का मतलब ये हो गया, अगर संदिग्ध दायित्व हैं तो भी उनको चिट्टे के नीचे पुट नोट के रूप में आपको लिखना चाहिए। ठीक है, और अगर जनरल एंट्री कर रहे हैं तो आपको उसके नीचे ब्रैकेट में नरेशन लिखना चाहिए। ठीक है, वही पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा है। और पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा यही कहती है कि आपने जो भी क्लियर किया है, सब कुछ प्रकट कर दिया है, तो कोई असत्य जैसी घटना हो ही नहीं सकती। तो ट्रू एंड फेयर्स को प्रकट करती हैं कौन सी, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्यापार के स्वामी द्वारा विनियोजित पूंजी व्यापार का दायित्व है, निरंतरता की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा और द्विपक्षीय अवधारणा। क्वेश्चन क्या कहना है, व्यापार का स्वामी द्वारा विनियोजित पूंजी व्यापार का दायित्व है। अब हमने पृथक्करण की अवधारणा देखी थी, सबसे फर्स्ट ही वही थी, है ना, जिसमें वो ये बताया था कि जो व्यापार का स्वामी है, मतलब हमने एंटिटी कॉन्सेप्ट देखा था, सत्ता की अवधारणा, उसमें बताया था कि जो व्यापार का स्वामी है वह व्यवसाय का लेनदार होता है, मतलब उसका दायित्व होता है, ऐसा बताया था। ठीक है, और इसको जो व्यापार में पूंजी लाता है स्वामी, उसको चिट्टे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा भाई, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, संपत्तियों को किस अवधारणा के अनुसार क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए? संपत्तियों को किस अवधारणा के अनुसार क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए? ऐतिहासिक लागत अवधारणा, मूल्य मापन अवधारणा, पृथक्करण अस्तित्व की अवधारणा,
उपयुक्त में से कोई नहीं। संपत्तियों की लागत पर दिखाना चाहिए या क्रय मूल्य पर दिखाना चाहिए। तो क्या मुद्रा मापन अवधारणा ऐसा कहती है? बिल्कुल नहीं। पृथक्करण अस्तित्व में क्या होता है कि व्यापार और स्वामी दोनों अलग अलग माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक लागत की अवधारणा यहाँ पर सही हो जाएगी। ऐतिहासिक लागत की अवधारणा कहती है कि संपत्ति की वैल्यू क्या करना चाहिए? क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर करना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट पर करना चाहिए, क्रय मूल्य। हमने एग्जाम्पल देखा था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, जैसे ये मशीन है और इस मशीन की वैल्यू है 1,40,000 रुपये। एग्जाम्पल देखा 1,40,000 रुपये, और उस पर भाड़ा दिया था हमने, कैरिज दिया था, भाड़ा दिया था 20,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद हमने स्थापना व्यय लगाया था। ठीक है, ये भी 20,000 रुपये, टोटल मिलाकर 2 लाख रुपये हो गई थी। हमने इस टोटल वैल्यू है इसी को क्या कहा था? उस मशीन की कॉस्ट कहा था, और इसी पर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन कहता है? ऐतिहासिक लागत अवधारणा कहती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि संपत्ति को क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका, ऐतिहासिक लागत अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेखांकन समीकरण है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। ऑप्शन बी संपत्ति प्लस कैपिटल प्लस दायित्व। ऑप्शन सी संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी। उपयुक्त में से कोई नहीं। लेखांकन समीकरण दोहरा लेखा प्रणाली ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहता है, द्विपक्षीय अवधारणा कहती है कि जो होता है समीकरण होता है, लेखांकन समीकरण वो होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी किसके इक्वल होती है? एसेट्स के। तो पहला ही ऑप्शन सही है, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, यानी कि कैपिटल प्लस दायित्व, यानी कि दायित्व प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आदत किरायों को किस अवधारणा के अंतर्गत पुस्तकों में दिखाया जाना चाहिए? जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उसको किस अवधारणा के अंतर्गत पुस्तकों में दिखाना चाहिए? उपार्जन अवधारणा अपनी कहती है कि अगर वे होता है, मतलब इनकम हो जाता है। उपार्जन अवधारणा कहती है कि आपको अगर आगम या वे, ठीक है, मदों में पुस्तकों में उस समय दिखाना चाहिए जब वो क्या हो जाए? ड्यू हो जाए, मतलब देय हो जाए, तब आपको उस पुस्तकों में दिखा देना चाहिए। तो ये आदत किराया है, आपका आदत किराया आउटस्टैंडिंग बकाया किराया है, तो इसका ड्यू हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? पुस्तकों में दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पर यही आंसर है। ठीक है, लागत अवधारणा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लागत अवधारणा कॉन्सेप्ट कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि उससे ऐतिहासिक लागत पर उसको दिखाना चाहिए। वसूली कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो वसूल हुआ है उस पर दिखाना चाहिए। ठीक है, और उपार्जन अवधारणा आदत लागत अवधारणा है उपार्जन अवधारणा। मुद्रा मापन, मुद्रा में मापना जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेखांकन आदर्श अवधि होनी चाहिए, मतलब फाइनेंसिंग ईयर कितने साल का होता है, कितने वर्ष का होता है, ठीक है, कितने माह का होता है? तो फाइनेंसिंग ईयर होता है 1 साल का, मतलब मिलाकर टोटल मिलाकर कितना? 12 माह का होता है। ठीक है, 12 महीने का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। वह प्रथा जिसके अनुसार व्यवसाय की संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए। पूर्व में ही कर लेना चाहिए। किसका? व्यवसाय में संभावित हानियों का प्रोविजन बनाना है, तो पहले ही अपन को उसका क्या कर लेना चाहिए? प्रोविजन बना लेना चाहिए, आयोजन बना लेना चाहिए। तो ये किस अवधारणा कहती है? हमने पिछले देखा था, पिछले क्वेश्चनों में हमने स्टॉक का मूल्यांकन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, वेंडर ड्रेसिंग जैसी, है ना। तो ये सब किस पर आधारित हैं? रूढ़िवादिता परंपरा पर आधारित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, रूढ़िवादिता परंपरा पर आधारित। नेक्स्ट बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 14, वह प्रथा जिनके अनुसार विनियोजित विनियोगों के बाजार मूल्य पुट नोट के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होता है उनका बाजार मूल्य किसके रूप में, पुट नोट के रूप में दिखाया जाता है। वो कौन सी अवधारणा है भाई, प्रकटीकरण की अवधारणा है, एकरूपता की अवधारणा है, सारता की अवधारणा है, या रूढ़िवादिता की अवधारणा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया आपको, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा कहती है कि जो भी संदिग्ध दायित्व हैं उनको पुट नोट के रूप में दिखा देना चाहिए। एंट्री करने से, लेखांकन एंट्री करने से पहले आपको नरेशन लिख देना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा मतलब कहता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, वह प्रथा जिनके अनुसार कम मूल्य पर माल को विभिन्न वे में लिखना चाहिए। वह प्रथा कौन सी है, मतलब वो कॉन्सेप्ट कौन सा है जिस पर कम मूल्य पर माल को विविध वे में लिख देना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा है, सारता की अवधारणा ऐसा कहती है। सारता की अवधारणा कहती है जो कम मूल्य रहता है, जो उसको राउंड फिगर वाली। ठीक है, सारता की अवधारणा कहती है कि वैल्यू को राउंड फिगर में करना चाहिए, और जो कम मूल्य हैं उनको विविध एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत लिख देना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा कहती है अवधारणा, सारता की अवधारणा, यानी कि सारता की कॉन्सेप्ट, सारता का प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूढ़िवादिता प्रथा का आर्थिक चिट्टे पर प्रभाव होगा। संपत्तियों में वृद्धि होगी, संपत्तियों में कमी होगी, दायित्वों में कमी आएगी, या पूंजी पर कमी आएगी। हमने देखा था रूढ़िवादिता परंपरा में जो विंडो ड्रेसिंग होती है, ठीक है, क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है, संपत्तियों में कमी और दायित्व अधिक हो जाता है तो उसे, उस कंडीशन को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। संपत्तियों में कमी और दायित्व में वृद्धि, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो रूढ़िवादिता परंपरा के अनुसार आर्थिक चिट्टे का प्रभाव होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, संपत्तियों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए कमी, संपत्तियों में कमी और दायित्व में वृद्धि, यही है बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संपत्तियों में कमी और दायित्व में वृद्धि जैसी कंडीशन आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विंडो ड्रेसिंग जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। ठीक है, अगर बड़ा चढ़ाकर आप संपत्ति को लिखोगे, बड़ा चढ़ाकर, है ना, तो संपत्तियों में कमी और दायित्व में अधिक मूल्य पर दिखाया जाता है, दायित्व को बड़ा चढ़ाकर लिखाया जाएगा, संपत्ति को कम दिखाया जाएगा, उसी कंडीशन को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो आर्थिक चिट्टे पर प्रभाव पड़ता है रूढ़िवादिता परंपरा का कि संपत्तियों को में कमी कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है वही क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आ गया, विंडो ड्रेसिंग किस प्रथा पर आधारित है, वही है रूढ़िवादिता। ठीक है, रूढ़िवादिता परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां क्वेश्चन, मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं रखा जाता है। मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा मतलब गुणात्मक पहलुओं को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, मुद्रा मापन अवधारणा में, उपार्जन कॉन्सेप्ट में, द्विपक्षीय अवधारणा में, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा में। ठीक है, तो मात्रात्मक अवधारणा गुणात्मक पहलुओं को नहीं दिखाया जाता है, जो वैल्यू होती है मुद्रा मापन की जाती है, उसी के आधार पर बेस पर व्यवसाय में व्यवहारों का ट्रांजैक्शन किया जाता है। ठीक है, उनकी एंट्री की जाती है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, मुद्रा मापन अवधारणा। जब तक उसको मेजरमेंट किस में नहीं किया जाए, वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जाए, मुद्रा में नहीं मापा जाए, तब तक आप उसको व्यवहारों में दर्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, पूर्वदत्त वे एक मद है। पूर्वदत्त वे क्या है, एक मद है, आयगत वे, पूंजीगत वे, स्थगित आयगत वे, या इनमें से कोई नहीं। क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एक आयगत प्रकृति का वे है, आयगत प्रकृति का वे है। तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में पूंजीगत मद हैं
पुरानी मशीन की मरम्मत वे ताकि वह चलने योग्य बने। मोटर कार के रखरखाव वे भवन के सामान्य मरम्मत उपकरणों में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पुरानी मशीन को इस लायक बना दिया जाए कि वो वापस चलने लायक हो जाए, तो वो है ताकि ये क्या है, उस संपत्ति में वृद्धि हो रही है, देखो, ठीक है। तो जब वैल्यू को इस लायक बना दिया जाए कि वो चलने योग्य बन जाए, तो वो क्या है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस हो जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन बी को देखा जाए, कार मोटर में रख रखाव, ठीक है, तो सामान्य नेचर का एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल नेचर हो ही नहीं सकता, इनका आयगत है, ठीक है। भवन सामान्य मरम्मत, भवन की अगर सामान्य मरम्मत हो रही है तो वो भी आयगत है। अगर वो स्पेसिकल मरम्मत होती कि फर्स्ट टाइम मरम्मत की जा रही है या फिर इस लायक बनाया जाए कि उसको रहने लायक बना दिया जाए, ठीक है, तो फिर कहा जा सकता है कि वो कैपिटल नेचर का है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन ए है, पुरानी मशीन का मरम्मत वे ताकि वो चलने योग्य बन सके। अगर वे नहीं किया जाता, एक्सपेंसेस नहीं किया जाता, तो उस मशीन का यूज नहीं किया जा सकता है, उस मशीन को काम में नहीं लिया जा सकता था, ठीक है। तो काम में लाने योग्य बनाने के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो है पूंजीगत व्यय, ठीक है। और सामान्य नेचर का एक्सपेंसेस क्या कहलाता है, आयगत व्यय, ठीक है। और स्थगित आयगत व्यय क्या कहलाता है, जब एक बड़ी अमाउंट को किसी ऐसे फील्ड में लगा दिया जाता है कि उसका बेनिफिट लगातार 5-6 सालों तक या लगातार बहुत समय तक उसका बेनिफिट मिलता है, तो वो है आयगत स्थगित व्यय, ठीक है। तो 3 प्रकार के एक्सपेंस है, 3 प्रकार के व्यय होते हैं, पूंजीगत, आयगत और स्थगित आयगत व्यय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूंजीगत व्यय किसे कहेंगे, पूंजीगत व्यय किसी भी एसेट्स को, किसी भी संपत्ति को अगर ऐसा एक्सपेंसेस किया है कि उसको स्टार्टिंग से प्रयोग किया जाए, मतलब स्टार्ट में वो संपत्ति कोई नहीं है, अगर उस पर कोई खर्चा किया जाता है तो उसको काम लेने योग्य बनाया जाता है, ठीक है। और आयगत सामान्य व्यय होता है, जैसा कि सैलरी होती है, ठीक है, लाइट बिल होता है, टेलीफोन बिल होता है, ठीक है, भाड़ा होता है, रेगुलर चलता रहता है, तो ऐसे व्यय क्या कहलाता है, परचेज होता है, ऐसे वे जो रेगुलर चलता रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ वे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम करना होता है या फिर किसी एसेट्स को रीयूज करने के लिए करते हैं, ठीक है, तो वो पूंजीगत व्यय होता है, ठीक है। आयगत स्थगित व्यय कौन सा होता है, जब एक बार ऐसा अमाउंट लगा दिया जाता है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, वो स्थगित आयगत व्यय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है। 21वां क्वेश्चन है, कर्मचारियों की छटनी कर दी गई क्षतिपूर्ति एक मद है। अब कर्मचारियों की क्या कर दिए, छटनी कर दी है, ठीक है। तो वो किस को प्रकार का व्यय है, ये सामान्य नेचर का व्यय है, ठीक है भाई। सामान्य नेचर का व्यय क्यों कहेंगे, क्योंकि ये रेगुलर चलता रहता है, ऐसा खर्चा बार बार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, निम्न में से आयगत प्राप्ति है, बैंक ऋण, संपत्ति का विक्रय, विनियोगों का पर लाभ, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, निम्नलिखित में से आयगत प्राप्ति है, बैंक, संपत्ति, विक्रय, विनियोग पर लाभांश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विनियोगों पर लाभांश, विनियोगों पर लाभांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, पुनः विक्रय हेतु खरीदे गए माल की लागत का उदाहरण है, पुनः विक्रय हेतु, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, पुनः विक्रय हेतु माल खरीदा है आपने, मतलब परचेज हो गया एक तरह से, तो वो क्या है, अभी बताया मैंने जस्ट ऊपर कि ऐसा खर्चा जो पुनः विक्रय, ऐसा खर्चा जो आप बार बार करते हो, वो कहलाता है आयगत व्यय, ठीक है। इनकम कैपिटल नेचर का होता है, जो वो जिसको एक ही बार करना पड़ता है लेकिन उसका बेनिफिट लगातार चलता रहता है, ठीक है। और आयगत इनकम जो इनकम बेस एक्सपेंसेस होता है उनको रेगुलर करना पड़ता है, यानी कि पुनः विक्रय करने के लिए कोई माल खरीदा है तो वो क्या है, आयगत व्यय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आयगत नेचर का व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, संचालन में
मितव्ययता लाने हेतु किया गया व्यय, संचालन में मितव्ययता ला रहे हैं भाई, ठीक है। तो कौन सा नेचर का व्यय होगा, पूंजीगत होगा या आयगत होगा, संचय होगा या विविध व्यय होगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, संचालन में मितव्ययता, ठीक है। तो ला रहे हैं तो क्या होगा भाई, संचालन में मितव्ययता ला रहे हैं तो क्या है, ये एक ही बार खर्चा है, ठीक है। तो संचालन में मितव्ययता लाने के लिए पूंजीगत व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों पर हास एक मद है, स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ये किस नेचर का खर्चा है, तो ये किस नेचर का खर्चा है, संपत्तियों पर हास हर साल लगता है ना भाई, तो हर साल लगने वाला खर्चा क्या है, आयगत व्यय, है ना, इनकम बेस्ड नेचर है, इनकम नेचर का खर्चा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋण पत्रों पर निर्गमन में प्राप्ति, जो डिवेंचर होता है उनके निर्गमन क्या है, इश्यू क्या है, उस पर जो केस प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, या वो कैपिटल नेचर होता है, ठीक है। ऋण पत्र ही क्या है, कैपिटल नेचर है, ठीक है। तो ये क्या है, बी ऑप्शन राइट है। 27वां क्वेश्चन है, कार्यालय में एयर कंडीशनर के कार्य पर किया गया 25,000 रुपये का भी। अब एयर कंडीशन लगा रहे हैं भाई, तो क्या बार बार एयर कंडीशन लगाया जाएगा, नहीं, बिल्कुल एक ही बार लग गया, ठीक है। अब वो खर्चा लाइट का आएगा, इसका नहीं, एयर कंडीशन का खर्चा एक बार लग गया, ठीक है। तो ये कैपिटल नेचर का व्यय है। 28वां क्वेश्चन है, कार उत्पादन में भुगतान किया गया उत्पादन शुल्क। अब कार उत्पादन करा, ठीक है, और भुगतान किया गया उत्पादन शुल्क, तो उत्पादन शुल्क लगाया है, उत्पादन शुल्क लगा। अब उत्पादन शुल्क बार बार लगेगा, जैसे जैसे कार उत्पादन करेंगे तो बार बार लगेगा, तो ऐसा खर्चा क्या कहलाएगा, आयगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कार निर्माता पर 3 लाख रुपए किया गया व्यय। अब कार निर्माता पर 3 लाख रुपए व्यय कर दिया, ठीक है, 3 लाख रुपए व्यय कर दिया, तो ये क्या है, कैपिटल नेचर का है ना भाई, तो कार निर्माता पर व्यय किया गया तो कैपिटल नेचर हो गया, ठीक है, कैपिटल आ रही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, सिनेमा हॉल चलाने हेतु लाइसेंस व्यय। अब लाइसेंस लेना है तो बार बार थोड़ी लोगे, एक ही बार लाइसेंस लेना पड़ता है, तो कैपिटल नेचर का व्यय है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन है, एक मशीन 5 लाख रुपए में खरीदी, उसकी मरम्मत उसी समय 50,000 रुपये, 5,50,000 हो गए भाई, कुछ समय बाद 10,000 रुपये व्यय कर दे, और कुछ समय बाद 10,000 रुपये व्यय कर दें, ठीक है। प्लांट को 50,000 रुपये पर 50,000 के लाभ पर बेचा गया, तो पूंजी प्राप्ति कितनी होगी, 50,000 पर बेचा तो पूंजी प्राप्ति कितनी होगी। अब क्वेश्चन ये है, देखो 5 लाख रुपए में मशीन खरीदी, कितने में खरीदी, 5 लाख रुपए में, ठीक है, ये 5 लाख रुपए में खरीद दी, और उस पर 50,000 रुपये का व्यय कर दिया तुरंत, ठीक है। कुछ समय बाद करा 10,000 रुपये का व्यय, ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे कि भाई, नहीं करेंगे, ठीक है। और 5,50,000 हो गया, ठीक है, और प्लांट पर 50,000 रुपये का लाभ जोड़ दिया, 50,000 रुपये का लाभ जोड़ दिया, ठीक है। अब जो हो गया है टोटल मिलाकर वो हो गया है 6 लाख रुपये, तो 6 लाख रुपये जिससे भी जो भी प्लांट खरीदेगा वो 6 लाख रुपये देकर जाएगा, बिल्कुल 10,000 क्यों शामिल नहीं करे, क्योंकि यह कुछ टाइम पीरियड बाद हमने खर्चा किया है, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड खर्चा किए हैं, उसकी मरम्मत के लिए अगर वो तुरंत खर्चा होता तो उसको शामिल कर लेते, ठीक है, लेकिन वो कुछ समय बाद खर्चा किया गया वे हैं तो उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 6 लाख रुपए। तो देखिए ऑप्शन में 6 लाख हैं क्या, बिल्कुल है 6 लाख, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, एक भवन 50,000 रुपये में करे क्या, वर्तमान पुस्तक वैल्यू है 25,000 रुपये, ठीक है, 50,000 में खर्च करे किया था, लेकिन अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी, 25,000 रुपये। अब 30 में बेचा गया है तो पूंजीगत लाभ कितना होगा, ठीक है। एक तरह से 50 लाख रुपए में 50,000 रुपये में खरीदा था,
तो उसकी वैल्यू तो अभी 25,000 रुपये ही है डेप्रेसिएशन लगा के, ठीक है, नहीं डेप्रेसिएशन नहीं, हाँ तो लगा के वो मिला के 25,000 रुपये की वैल्यू है प्रेजेंट टाइम में। आप उसको 30 में बेचोगे तो आपको कितना फायदा होगा, 5 का, ठीक है, 5,000 रुपये का फायदा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे समझ में क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 25,000 रुपये और आपने उसको कितने में बेचा 30 में, तो आपको कितना लाभ होगा 5,000 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है संपत्ति का विक्रय, ऋण पत्रों का निर्गमन, सेवा अनुबंध भंग करने पर प्राप्ति या स्वामी पर पूंजी, स्वामी का पूंजी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आयगत प्राप्ति। आयगत प्राप्ति समझिए बार बार होने वाला खर्चा, संपत्ति का विक्रय किया, संपत्ति का विक्रय करने पर क्या बार बार खर्चा होगा, नहीं, बिल्कुल एक ही बार होगा। ऋण पत्रों का निर्गमन, ये भी कैपिटल नेचर का है, ऊपर आया गया क्वेश्चन, ठीक है। सेवाओं के अनुबंध भंग करने पर प्राप्ति, ठीक है, अब सेवाओं का कोई अनुबंध है उसको भंग हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आयगत प्राप्ति। और स्वामी की पूंजी, स्वामी की पूंजी कैपिटल नेचर की है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के लिए लेखांकन संबंधी है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं हमने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखा था कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं प्रेजेंट टाइम में, है ना, प्रेजेंट टाइम में 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, जिसमें हमने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है स्टॉक का मूल्यांकन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कैश फ्लो, है ना, चेंज इन कैश पोजीशन या कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अकाउंटिंग 4 कहता है आर्थिक चिट्टे की तिथि के बाद होने वाली जो अकस्मात घटनाएं हैं वो अकाउंटिंग 4 में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है अवधि में लाभ या पूर्व अवधि में सामान्य मदों का लेखांकन नीतियाँ, ठीक है, और अकाउंटिंग डेप्रेशिएशन अकाउंटिंग कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अनुबंधों का लेखांकन, निर्माणी अनुबंधों का लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है। शोध विकास लेखांकन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में आगत स्वीकृति की पहचान रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है संपत्तियां का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर फिक्स अकाउंटिंग, फिक्स एसेट्स, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कहता है विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो क्या यही है, बिल्कुल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या है, किससे संबंधित है, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव का लेखांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या कहता है सरकारी अनुदानों का लेखांकन, और अकाउंटिंग 13 क्या कहता है विनिमय लेखांकन, विनियोगों का लेखांकन। अकाउंटिंग 14 क्या कहता है, अकाउंटिंग 14 कहता है एकीकरण का लेखांकन, अकाउंटिंग अमलगमेशन, ठीक है। और अकाउंटिंग 5 तो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 वो कहता है विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभावों का लेखांकन, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पट्टे से संबंधित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, ये पट्टे से संबंधित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 19 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। और आपसे पूछ लिया जाए ईपीएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ईपीएस प्रति हंस आय, ठीक है, तो वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, ठीक है, 20 है। और आपसे पूछ लिया जाए संपत्तियों में शेयर, ठीक है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। और लास्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी एंड एसेट्स पूछ लिया जाए 29 है, आपको याद रखना है 29, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। एक और पूछा जाता है ज़्यादातर परीक्षा में इंटेंजिबल एसेट्स हैं 26 में, इंटेंजिबल 26 में है। ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम आपने जो बताए हैं वो ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, तो इनको याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया भाई,
तो यहाँ पर आंसर हो गया 11। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय लेखांकन मानक 10 के का संबंध है। अभी बता दिया मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का संबंध किससे है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, संपत्तियां स्थिर। ठीक है, तो क्या हो गया, संपत्तियों का लेखांकन, ऑप्शन नंबर डी। स्थिर संपत्तियों का लेखांकन से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 कहता है स्टॉक का मूल्यांकन। स्टॉक का मूल्यांकन सेकेंड वाला ही बताया था हमने। स्टॉक का मूल्यांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं 37, लेखा मानक के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं। अब स्टॉक का मूल्यांकन किस पर करते हैं, जो ऐतिहासिक लागत होती है या वसूली मूल्य होता है, जो भी दोनों में से कम होती है उस पर करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था जिसमें जो एसेट्स थी, स्टॉक था, है ना, उनका मूल्य जो ऐतिहासिक लागत है या जो वसूल हो रहा है, जो भी दोनों में से कम है उसी लागत पर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। 38 कहता है लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना की गई है। अब लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना की गई है भारतीय सरकार के लेखा परीक्षण द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था द्वारा, ICWA संस्था द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा। तो लेखा मानक बोर्ड की स्थापना किसने की है, ये है चार्टर्ड अकाउंट संस्था द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। लेखा मानकों की प्रकृति कैसी होती है। अब लेखा मानक प्रकृति कैसी होती है, वैधानिक होती हैं, अनुशासनात्मक होती हैं, अनावश्यक होती हैं या नैतिक रूप से आवश्यक होती हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा भाई, अनुशासनात्मक, आपको उसका पालन करना रहता है, अनुशासनात्मक प्रकृति के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन आया था 39 जिसमें लिखा था लेखा मानक बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था द्वारा की गई थी। अब कब की गई थी ये भी बताना है, तो कब की गई थी अकाउंटिंग, है ना, कब की गई थी, वो की गई थी 1977। ठीक है, याद रखना है 1977। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है, क्वेश्चन है 41, शोध एवं विकास के लिए लेखांकन, शोध एवं विकास के लिए लेखांकन। तो बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको प्रकटीकरण की अवधारणा लिखी है, 6 में लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में लिखा है, क्या लिखा है, निर्माणी अनुबंधों का लेखांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में क्या लिखा है, शोध एवं विकास का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। डेप्रिसिएशन किस में लिखा है, चलो 42 क्वेश्चन आ गया, डेप्रिसिएशन किस में लिखा है, तो डेप्रिसिएशन लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में। ठीक है, 43 क्वेश्चन है लेखा मानक 1 में क्या लिखा है, लेखांकन नीतियों का पूर्ण प्रकटीकरण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, लेखा मानक 2 में क्या लिखा है, स्टॉक का मूल्यांकन, है ना भाई, स्टॉक का मूल्यांकन लिखा है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो थोड़ा सा अलग है, क्रय लागत पर, परिवर्तन लागत पर, स्टॉक की वर्तमान स्थिति पर लाने के लिए किया गया वे उपयुक्त में से सभी। तो क्या आंसर है यहाँ पर, उपयुक्त में से सभी आएगा। ठीक है, उपयुक्त में से ही सभी आएगा, क्योंकि ये सभी हो सकते हैं, क्रय लागत पर, परिवर्तन लागत पर, स्टॉक की वर्तमान स्थिति पर लागने के लिए भी है। ठीक है, उपयुक्त सभी आ जाएगा। 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रय लागत में शामिल होने वाली मद नहीं है, कौन सी नहीं है, क्रय लागत में शामिल होने वाली मद नहीं है, भाड़ा ले देंगे शामिल होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे शामिल होगी, आयात शुल्क देंगे शामिल होगी, लेकिन ट्रेडिंग
जो डिस्काउंट देंगे, ट्रेड डिस्काउंट, वो क्या शामिल करेंगे? बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 46 क्वेश्चन है, केस फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग मानक लेखांकन मानक थर्ड का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाई इसका? ऑप्शन है रोकड़ व रोकड़ तुल्य परिवर्तनों की सूचना प्रस्तुत करना, रोकड़ पर नियंत्रण करना, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना, रोकड़ की प्रकृति की जानकारी देना। तो यहाँ पर रोकड़ या रोकड़ तुल्य जो भी होता है उनमें परिवर्तन की सूचना प्रकट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रोकड़ तुल्य से आज से, अब रोकड़ तुल्य से क्या आज से है? जो भी रोकड़ तुल्य है, कैश इन हैंड या कैश इन बैंक, ठीक है, अत्यधिक तरल विनियोग या तरल विनियोग। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? अत्यंत जो भी तरल विनियोग होते हैं वही क्या होता है? रोकड़ तुल्य होता है। जो भी ज़्यादा अत्यंत तरल विनियोग होता है उसी को कहते हैं कैश तुल्य, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट है। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वित्तीय क्रिया से रोकड़ प्रवाह होता है। वित्तीय क्रिया से रोकड़ प्रवाह होता है। ठीक है, अब रोकड़ प्रवाह हो रहा है कौन से? अगर एसेट्स स्थायी संपत्तियों का बिक्री करेंगे तो क्या प्रवाह जाएगा या आएगा? बिल्कुल पैसा आता ही यहाँ से, जाएगा थोड़ी भाई। प्रवाह निर्गमन, अंश मूल्यों का निर्गमन करेंगे, है ना। ठीक है, पहले तो रोकड़ प्रवाह विवरण करंट एसेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्थायी संपत्तियां फाइनेंसिंग में आ गई। ठीक है, ठीक है, तो स्थायी संपत्तियों का विक्रय करेंगे तो प्रवाह, और अंशों का निर्गमन करेंगे तो प्रवाह। ठीक है, इन्वेस्टिंग जो देखो यहाँ पर रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाएगा, वापस से सुन लीजिए, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाएगा तो ऑपरेटिंग साइकिल बनता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, ऑपरेटिंग एक होते हैं, इन्वेस्टिंग आती हैं, और एक आता है फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग में जो ऑपरेटिंग करता है उसी के बेस पर जो भी खर्चा होता है, जो भी एसेट्स होती हैं वो आती हैं, और इन्वेस्टिंग में एसेट्स आती हैं, लायबिलिटीज आती हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग में ज़्यादातर एसेट्स का विक्रय कर दिया जाता है। ठीक है, और फाइनेंसिंग में कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंसिंग वित्तीय प्रकार की बोला है, क्या बोला है? वित्तीय क्रिया। ठीक है, फाइनेंसिंग साइकिल उसमें आता है भाई हंसों का क्रय विक्रय, है ना, तो हंसों के निर्गमन से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे समझ में कैश फ्लो में क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, इन्वेस्टिंग साइकिल और फाइनेंसिंग साइकिल। ठीक है, ये तीन क्रिया होती हैं, इनमें से संपत्तियों का क्रय विक्रय होता है वो इन्वेस्टिंग में आता है, और ऑपरेटिंग में खर्चे जो भी हैं, छोटे छोटे खर्चे जो भी हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, ये छोटे मोटे खर्चे, ठीक है, नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर फाइनेंसिंग क्रिया क्या होगी? जो वो होगी अंशों के निर्गमन का, अंशों के अंश एवं ऋण पत्रों के निर्गमन से। 49 क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से गैर रोकड़ वे नहीं है। अब गैर रोकड़ वे नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर उधार ली गई राशि का पुनर्भरण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, लेखांक मानक निम्नलिखित में से लागू नहीं है। लेखा मानक निम्न में से लागू नहीं है, ख्याति पर, पशुधन पर, मशीन पर या तेल कुएं पर। ठीक है, चैप्टर था अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जानबूझकर, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन वही सेलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने देख लिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो चार्ट हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, उस पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमने जो क्वेश्चन डाले हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 49 है,
गैर रोकड़ व्यवहार है, इसमें ऑप्शन नंबर डी बता दिया है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है हास लेखांकन मानक। हास, अब डेप्रिसिएशन हास किस पे लगता है भाई? ख्याति पर, पशुधन पर, तेल कुएं पर और मशीनरी पर। तो किस पे लगेगा? मशीन पे लगेगा ना हास डेप्रिसिएशन। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्षयशील संपत्ति है। अब क्षयशील संपत्ति, क्षय यानी कि जो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो ये कौन सी हैं? खान खदानें, क्योंकि जितना निकालोगे उतनी क्षय होती जाएगी, वो खत्म होती जाएगी। हास योग्य संपत्ति है। अब हास किस पे लगता है? भूमि पर नहीं लगता है, ठीक है ना, प्राकृतिक नेचर पर नहीं लगता है, ठीक है, असीमित जीवन काल वाली पे नहीं लगता है। तो किस पे लगता है? सीमित जीवन काल पे लगेगा ना, कि 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल जो भी हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो ऐसी एसेट्स जिसका जीवन काल निश्चित होता है उसी पर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 लेखा मानक 6 है। लेखा मानक 6 हास से संबंधित है। अब हास कौन सा? लागत मूल्य पर लगाया जाता है, कार्य मूल्य पर, ऐतिहासिक लागत पर, अवशिष्ट मूल्य पर या स्थापित मूल्य पर। तो हास कब किस पर लगाया जाता है? हमने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एसेट्स की टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक लागत माइनस स्क्रैप वैल्यू, इस पर ही लगता है हास। ठीक है, जितने भी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, है ना, लाइफ साइकिल, मतलब जितने भी साल का यूज किया है, तो क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, जितने साल का, ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। 54 क्वेश्चन है आय संबंधी लेखा मानक संबंधी हैं। स्थायी संपत्तियों के विक्रय से, हंस निर्गमन से, माल की बिक्री, सेवाओं की आय से या सरकारी अनुदान से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल की बिक्री सेवाओं की लागत से माल की बिक्री एवं सेवाओं की आय से। 55 क्वेश्चन है आय मान्यता से संबंधित मानक 9 की आय परिभाषा है, परिभाषा नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो आय में शामिल नहीं भाई, माल का विक्रय करने से आय या सेवाओं से आय, साधनों के एकत्रित उपयोग से आय या स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ। ठीक है, तो आय में शामिल नहीं है। कौन सा आय में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ, डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। 56 क्वेश्चन है लेखा मानक 10 संबंधित है। लेखा मानक 10 हमने देख लिया था किससे संबंधित है। लेखा मानक 10 बताइए। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, ये 6, प्रकटीकरण 1 और स्थायी संपत्तियां 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, 10 है। ठीक है, और जो विनियोगों का लेखांकन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में है? वो अकाउंटिंग विनियोगों का लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में लेखा मानक है पूर्ण प्रकटीकरण, है ना, वो है 10 में। स्थायी संपत्तियों का लेखांकन वो है 10 में। ठीक है, पूर्ण प्रकटीकरण 1। ठीक है, और विनियोगों का लेखांकन 13। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 10 का लेखांकन होगा वो है स्थायी संपत्तियों का लेखांकन। 13 क्या है? लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किस में है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। स्थायी संपत्तियों का, विनियोगों का लेखांकन। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेखा मानक 14 में लिखा है। अब 14 में क्या लिखा है? लेखा मानक 14 में क्या लिखा है? तो लेखा मानक 14 में लिखा है एकीकरण। ठीक है, एकीकरण का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, ऑप्शन नंबर ए। 19 में क्या लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में क्या लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में लिखा है पट्टे का लेखांकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और 20 में क्या लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में बता दिया है। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था उसमें सभी हमने बता दिया है, डिस्कस कर दिया है। तो 20 में लिखा है, उसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में लिखा है
ईपीएस, ईपीएस मतलब प्रतिहंस आय, ईपीएस मतलब प्रतिहंस आय, ठीक है। अर्निंग पर शेयर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा है अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियां कहाँ पे हैं? अमूर्त संपत्तियां आप देखिए ऑप्शन में क्या है, अमूर्त संपत्तियों का लेखांकन, पहला ही राइट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आपके 61 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 61 क्वेश्चन में आपने देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लिया है आपने, और इसमें देख लिया है आपने कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता होगा, परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।